जानेंगे जंतुओं की संरचना एवं कार्य में पाचन अंग के बारे में। इस सत्र के अंत में आप जान पाओगे कि पाचन अंग होता क्या है और हम भोजन जो खाते हैं उसके बारे में जानकारी होगी कि वो जाता कहाँ है, किस तरह से हमें भोजन हम क्यों लेते हैं, ऊर्जा के लिए, किस तरह से भोजन हमें ऊर्जा देता है और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए भी ऊर्जा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब हम भोजन लेते हैं तो हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार में क्या होता है कि जब हम जरूरत से ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए बैलेंस डाइट लेना है, संतुलित आहार। संतुलित आहार में हमें जरूरत किसकी पड़ती है? एक तो पड़ती है कार्बोहाइड्रेट की, जिसे हम मंड कहते हैं या स्टार्च कहते हैं, है ना, या इसे कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। दूसरी किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोटीन की। तीसरी किस चीज की जरूरत पड़ती है? वसा की। चौथी किस चीज की जरूरत पड़ती है? विटामिन की, है ना। और पांचवा किसकी चीज की जरूरत पड़ती है? खनिज लवण की, खनिज लवण। और छठवा किसकी जरूरत पड़ती है? फाइबर और जल की, है ना। इतनी चीजें हमें बैलेंस डाइट में चाहिए होता है। बैलेंस डाइट में इसमें क्या है, जैसे मंड है, प्रोटीन है और वसा है, ये क्या होते हैं कि जल में घुलनशील नहीं होते हैं, वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो जब हम भोजन लेते हैं, सीधे हमारे शरीर के अंदर भोजन आता है, तो ये क्या है, तीनों अघुलनशील है। क्या है? अघुलनशील है। इनको घुलनशील और सरल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे इन्हें घुलनशील और सरल बनाया जाए। तो घुलनशील और सरल बनाने के लिए हमारे शरीर के अंदर जब भोजन हम लेते हैं, भोजन कहाँ से लेते हैं? मुंह से लेते हैं। मुंह के अंदर क्या होती है? नली होती है, और नली के अंदर क्या है? एक स्टमक होता है, जहाँ भोजन जाकर के इकट्ठा हो जाता है। फिर बड़ी आंत होती है और उसके बाद छोटी आंत होती है। तो ये क्या है? आहार की हमारे जो है, जब हम इसको लेते हैं, आहार नाम की एक संरचना हो जाती है पाचन अंग की। ठीक है, तो अब तो भोजन ले लिया हमने, अब यहाँ से समझने की कोशिश करिए चित्र के माध्यम से, ये थ्योरम के माध्यम से जानने की कोशिश करिए। जैसे ये चित्र है मनुष्य के पाचन अंग की, ठीक है। यहाँ ये नासा हुआ है, ये नाक वाला पार्ट, और ये है मुख, जहाँ से हम भोजन लेते हैं। ये बीच में खाली जगह, इसे मुख गुहा कहते हैं। तो जब हम भोजन यहाँ से लेते हैं तो ये जो ग्रास नली है, भोजन यहाँ से सरकते हुए आता है, और ये जो पार्ट है आमाशय का, ये स्टमक का पार्ट, यहाँ आकर के इकट्ठा हो जाता है, 4 घंटे तक यहाँ रहता है। ठीक है, इसके बाद अभी ये अंग है पाचन के, यहाँ से फिर बड़ी आंत में आती है, यहाँ से छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में आती है, और बड़ी आंत से फिर बाहर निकल जाती है। तो प्रश्न ये उठता है कि जो भोजन हम लेते हैं वो डायरेक्ट क्या सीधे हमको ऊर्जा देता है? नहीं, है ना। इसमें क्या कुछ पाचन अंग भी होते हैं, है ना। क्या होते हैं? पाचन अंग होते हैं। तो पाचन अंग जो हमारे हैं, ठीक है, पाचन अंग के साथ साथ कुछ ऐसे हमारे अंग होते हैं जिसे हम कहते हैं पाचन ग्रंथियां। इसमें क्या है? पाचन ग्रंथियां भी होती हैं। तो ये पाचन अंग के बारे में आपने जाना, इसके बाद हम पाचन ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। यहाँ से देखिए एक पाचन ग्रंथि बड़ा सा है, इसको कहते हैं यकृत, और ये पीले रंग का जो बना है ये पित्ताशय है। यकृत क्या करता है? यहाँ से एक ग्रंथि है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना। तो यहाँ से निकलता है पित्ताशय, पित्त रस निकलते हैं, और पित्त रस क्या होता है? आकर के यहाँ आमाशय में मिलाता है, भोजन को पचाने का काम करता है। और यहीं पे एक छोटा सा बनता है अग्नाशय, जहाँ से अग्नाशयी रस निकलता है, वो भी आकर के इसी में मिल जाता है और भोजन को पचाने का
काम करता है। तो एक तो ग्रंथि हो गई और दूसरा अंग हो गया, यानी कि ये पाचन अंग क्या हो गए, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय और छोटी आंत और बड़ी आंत। और इसके साथ ही साथ ग्रंथियां पाचन की हो गई, एक अकृत हो गई और एक अग्नाशय हो गया, जो यहाँ पे इंडिकेट नहीं है ना। तो ये दोनों मिला करके पाचन अंग और पाचन ग्रंथियां दोनों मिला करके पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो कैसे काम करता है, ये जो रस होते हैं इनको तोड़ते हैं छोटे छोटे, जैसे पित्त रस है, अग्नाशयी रस है, इनको अघुलनशील पदार्थ को तोड़ करके घुलनशील पदार्थ में बना देते हैं। और उस घुलनशील पदार्थ जब यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ हमारे जो आंत होती है उसमें विलाई होते हैं, विलाई से उसको क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, स्टिमुलेट करते हुए। अब्जॉर्ब करने के बाद वो जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको धीरे से ढकेल देता है और आगे कि आप भाई आगे जाओ। और जो उसके अंदर ऊर्जा होती है, जो घुलनशील और सरल पदार्थ होते हैं, वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो ये बड़ी आंत में जब आता है तो यहाँ भी वही क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, जो पानी के अंग होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी चीजों को धीरे से पुश करके यहाँ ला करके मलाशय के पास रख देता है। और मलाशय के गुदा के रास्ते से ये हम बाहर निकाल देते हैं। जो बाहर निकालते हैं क्या है, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। यहाँ देखिए एक जो है अपेंडिक्स है, शरीर में अपेंडिक्स का काम होता है कि ये जो हमारे आंत हैं उनको बैलेंस करता रहता है। कभी कभी कुछ लोगों में अपेंडिक्स इसी आंत में आके फंस जाता है, तो कहते हैं डॉक्टर की अपेंडिक्स बढ़ गया है, इनका बहुत सीवियर पेन होने लगता है। लेकिन यहाँ अगर आप इन अंगों को भोजन बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो ये डिस्टर्ब नहीं करता है। अघुलनशील पदार्थ को घुलनशील में तोड़ देते हैं और छोटे छोटे टुकड़े में सरल कर देते हैं और शरीर में चला जाता है। लेकिन अगर आप भोजन बहुत ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है, तो ये जो पाचक तंत्र हैं, पाचन ग्रंथियां, ये भी प्रभावित होने लगते हैं। और पाचन ग्रंथियां जब प्रभावित होती हैं तो क्या होता है, पाचन ग्रंथियां प्रभावित होती है तो पूरे इस पाचन तंत्र को प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से हमारा क्या होता है, भोजन सही से पचता नहीं है। और जब भोजन हमारा सही से नहीं पचता है तब क्या होता है, भोजन जब हमारा सही से नहीं पचता है तब क्या होता है, डकार आता है, खट्टी डकार आने लगती है, गला जलने लगता है, भोजन उल्टा रिवर्स काम करने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है ना। तो इसमें हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि मुंह से भोजन लेते हैं, गले के रास्ते से पेट के अंदर आ जाता है, फिर वो छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में चला जाता है ना। और इनको पचाने के लिए जो पाचन ग्रंथियां होती हैं, जैसे लीवर, यकृत है ना, वहां से पित्ताशय द्वारा पित्त रस निकलता है, अग्नाशय है, पत्ती की तरह ऐसे होता है, इस तरह से ऐसे होता है अग्नाशय, यहाँ से अग्नाशयी रस निकलता है। इसमें बीटा लैंगरहैंस होते हैं, जहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होता है बॉडी में, पूरा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके शरीर को ऊर्जा में कन्वर्ट करते रहते हैं। तो वो काम क्या करता है, वहां से भी अग्नाशयी रस निकाल करके भोजन को सरल जटिल जो है अघुलनशील है उनको घुलनशील में बदल देते हैं, और बदल करके क्या करते हैं, ऊर्जा देते रहते हैं। और रसांकुर जो होते हैं उनका काम क्या है, वो वहां से खींच लेते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से उत्सर्जी पदार्थ आपके बाहर चले जाते हैं। जैसे कुछ जंतु हैं हमारे यहाँ, जैसे अमीबा है, उसमें आहार नाल नहीं होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, और सेल से ही अपना भोजन का पाचन करते हैं, उसी के ऊपर चढ़ जाएंगे और पूरे भोजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ऐसे कुछ और जंतु हैं, जैसे आपका केचुआ है, तिलचट्टा है, इसमें आहार नाल तो होते हैं लेकिन डेवलप पूरी तरह से नहीं होता है ना। इसमें मेढक है, छिपकली है, हम आप हैं, इनमें क्या है, आहार नाल पूरी तरह से डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे आपने जानने की ये कोशिश की कि आहार नाल जो है, ये पाचन अंग जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो पाचन अंग और पाचन ग्रंथियां
ये दोनों मिला करके क्या बनाते हैं? पाचन तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पाचन तंत्र। तो बताइए आपको ये बात समझ में आई कि किस तरह से भोजन करते हैं, ज्यादा भोजन करने पे क्यों पेट दर्द करता है? समझ में आया? चलिए रामू बताइए, समझ में अगर आया तो बताइए। जो यकृत होता है वहां से कौन सा रस निकलता है? पित्त रस। वेरी गुड, जोरदार तालियां। चांदनी बताइए, अग्नाशय जो होता है वहां से कौन सा रस निकलता है? अग्नाशय। जोरदार तालियां। अब बात समझ में, पेट दर्द क्यों होता है? हाँ? रसांकुर का क्या काम होता है? रसांकुर जो होता है उसका क्या काम होता है? साधारण बताइए। पूर्णिमा बताइए। पेट को पाचन करने में सहायता करता है। बताइए सावित्री। भोजन को पचाने के लिए। कुशल, रसांकुर का क्या काम है? संध्या, रसांकुर का क्या काम है? ये पदार्थ को आहार नाल में अवशोषित करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से इनके काम है। जब आप ध्यान नहीं लगाओगे तो ये काम आपके क्या हो जाएंगे, आप इसको समझ नहीं पाओगे और चीजों को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल आपने जानने की कोशिश की कि पाचन अंग के बारे में आपने जाना कि पाचन अंग और पाचन ग्रंथियां दोनों मिला करके पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। किस तरह से हम भोजन लेते हैं और किस तरह से भोजन से हमको ऊर्जा देता है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है और बाकी उत्सर्जित पदार्थ बाहर चले जाते हैं। ठीक है, बस समझ में आया? चलिए एक लाइन हम लोग दोहराएंगे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, वृक्ष न खाए कभी अपना